मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा ना आते हुए मंत्री जी को बुलाने चाहता हूं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगी माननीय मंत्री जी से कि पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया लोगो आप सब लोगों के सामने अवेल करने की। नहीं आ रहा है। धन्यवाद मंत्री जी। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मंत्री जी डॉक्टर संजीव बालियान सर से आएं और प्लीज़ हमारी पूरी इंडस्ट्री का मार्गदर्शन करें। सर प्लीज़। भारत सरकार में पोल्ट्री को देखने वाले मेरे मित्र डॉक्टर ओपी चौधरी जी, और वैसे भी मंत्रालय में हमारे में रिजर्वेशन तो महिलाओं का 33% प्रधानमंत्री जी ने अब किया, हमारे यहाँ 66% के करीब बोलिया, तो 2000 ही बच रहे हम। ज्यादा बच भी नहीं रहे। पीएफआई के अध्यक्ष छोटे भाई रणपाल ढांडा जी, डॉक्टर पीके शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष खत्री साहब, गुप्ता जी, रिकी थापर, रविंदर जी, मंत्रालय से आए हुए डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर लिपि, सरदाना साहब। एक बात तो आज अच्छी लगी, हमारा क्या होता है कि जब आपके बीच में आए तो पोल्ट्री की बात होंगी, आप लोग 6 महीने नहीं मिलते तो हम पोल्ट्री के मैं बीच बीच में आप लोग आते रहे, कुछ काम बातों पे हमने शुरुआत उस समय फीड इंपोर्ट पर हुई थी, फिर वैक्सीन की बात, तो ज़्यादातर जो आप लोगों की स्टेप बाय स्टेप बात आती आई। फिर एडवाइजरी कमेटी की बात भी हमेशा आप लोगों ने उठाई कि कोई मंत्रालय की एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए जहाँ बात रख सके। तो स्टेप बाय स्टेप इन 5 सालों में हमने ज़्यादातर मुद्दों पर काम करने का प्रयास किया और किया भी। आज कुछ नए मुद्दे हैं, जो पहले मुद्दे थे मुझे लगता था करीब करीब हम सब पर काम कर चुके, और आज तो हमारे साथ है नहीं। ये सच बताऊं कि गिरिराज जी मेरे बड़े भाई अगर मेरे साथ ना होते तो शायद हम ये मुद्दे हल ना कर पाते, इतने कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे थे सच बताऊं, क्योंकि उन्होंने फ्री हैंड देकर रखा। मैंने संजीव जो करना कर दे, ये बड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम सब काम कर पाए। नहीं तो वैक्सीन वाले मामले में तो आईसीआर का इतना विरोध था, सारे सिस्टम का इतना विरोध था कि लग ही नहीं रहा था कि वो काम हम कर सकते हैं टेक्निकल का। फिर एक जबरदस्ती सी करके वो काम हमने करने का प्रयास किया। आज कई मुद्दे, अच्छी बात तो क्या हुई कि डॉक्टर शुक्ला और महाजन जी, अरे तुम्हारे चौधरी साहब भी प्रोफेसर हो रहे, वैसे तो मुझे तो वैसा लगा, मैं डॉक्टर साहब ने मुझे पढ़ाया, डॉक्टर महाजन बैठे हैं, इनकी क्लास में मैं सो जाता था। आज मैंने ध्यान से सुनी बात, मैंने वाकई पिछले 1 घंटे से मैंने तीनों की बातें सुनी, तो मैं पहली बार शायद इतने ध्यान से इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों ने बात बताई। अच्छी बात यह है कि उसमें बोर नहीं होने दिया आप लोगों ने कि भाई टेक्निकल सा सेशन है, वो बातें आपने अपनी बात भी रखी और अच्छे तरीके से बात रखी। डॉक्टर साहब आप वाकई अच्छे टीचर हो, मेरा दुर्भाग्य मैं आपसे पढ़ नहीं पाया,
नहीं तो शायद मैं साइंटिस्ट बन जाता, मुझे ऐसा लगे, पोल्ट्री साइंटिस्ट। हाँ, मुझे पढ़ाने वाले होते। डॉक्टर साहब तो मुझे बोर करते थे, इनकी बात मेरी समझ में ही नहीं आती, ज्यादा टेक्निकल होती थी बातें। तो कुछ मुद्दे आपकी तरफ से आज आए हैं नए, मुझे वाकई ठीक लगे। ढांडा साहब ने कहा कि भाई सब्सिडी हो स्मॉल फार्मर्स के इक्विपमेंट्स पे, अच्छी बात है। कोशिश करके कोई ना कोई हमारी नई स्कीम आवे जिसमें रखें। अभी चौधरी साहब ने मुझे बताया कि हमारी जो HIDF था वो करीब 30,000 करोड़ का, उससे एक्सटेंशन मिल गया फंड को। और मुझे लगता है पोल्ट्री में काफ़ी उसका फीड प्लांट या उसमें, और उसमें कह रहे थे कि इस बार हमने जो हाईटेक फार्म है वो भी जोड़ दिए उसमें, जो बड़े फार्म है। लेकिन एक कमी रहेगी, वो कमी इसलिए रही कि मैं बाहर बहुत ज़्यादा रहता हूँ, मंत्रालय में थोड़ा कम बैठता हूँ, कि मैं अगर पहले मेरी बात हो जाती तो मैं इसमें छोटे फार्मरों को जरूर जुड़वाता। ये कमी रही। कोशिश करूंगा आगे जब दोबारा हो तो इसमें छोटे किसान को भी इंटरेस्ट सबवेंशन का फायदा मिले। ये कमी इसलिए रही कि चौधरी साहब ने मुझे बिना बताए चले गए FC करवाने के लिए। ये मुझे पहले बता देते तो मैं उसी दिन कह देता, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो छोटा किसान ज्यादा रहता है, मेरा जुड़ाव। अब चौधरी साहब सरकारी सिस्टम में क्या गड़बड़ है, अब चौधरी साहब जो फाइल भेजेंगे 1 पेज की होगी वो इतनी मोटी बना देंगे उसे। अब मैं उसे डर जाऊंगा, इतनी मोटी कैसे पढ़ूं? तो मेरा PS पढ़ेगा उसे, मेरा PS मुझे अपने काम की बात जो उसे ठीक लगी बता देगा, जो नहीं लगे था अब बताओ इतनी मोटी फाइल आपकी कैसे पढ़ूं? 3 दिन लग जाएंगे मुझे पढ़ने में चौधरी साहब। अब मुझे राजनीति भी करनी है तो एक गड़बड़ करवा के मेरे सिग्नेचर करवा लें। अगर ये मुझे उस दिन बता देते तो मैं करता नहीं बिल्कुल फाइल पे सिग्नेचर। आगे से मैं ध्यान रखूँ, आगे से मैं आपको बुलाया करूँगा, पहले समझाओ। नहीं तो छोटे किसान जुड़ने चाहिए थे, हमारे पास पैसा है तो छोटे किसानों को फायदा मिलना चाहिए था, अच्छी बात है। चौधरी साहब कर लोगे जुगाड़? दत्ता झूठ ना बोलिए, जो हो तो ठीक हो देंगे, हो जाए। ले सकते हैं, छोटा किसान पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता है उसमें HIDF में इंटरेस्ट सबवेंशन होना चाहिए। चलो अच्छी बात है, कह रहे कि उसमें है, मैं तो चौधरी साहब से थोड़ा लड़ने के मूड में था, पर अच्छी बात है, छोटे किसान को भी फायदा होना चाहिए। और इक्विपमेंट वाली बात हमने किसी न किसी स्कीम में रखने का प्रयास जरूर करेंगे, सब्सिडी उस पर होनी चाहिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा स्किल डेवलपमेंट का है जो शुक्ला जी ने उठाया, बहुत मुझे अच्छा लगा जिस तरह से आपने उसे सबके सामने रखा। और अच्छी बात है कि एग्रीकल्चर काउंसिल ने इस पर काम भी किया है। मैं भी आपसे बात करते करते चौधरी साहब से बात कर रहा था कि हमारे पास कुछ फार्म्स हैं, उनके पास ज़मीनें भी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि PPP मोड पे कुछ लोग आएँ तो स्किल डेवलपमेंट पे अगर वाकई इतने रोजगार की संभावना है, चूंकि प्रधानमंत्री का प्रायोरिटी सेक्टर है ये, वो तो हमेशा कहते हैं कि भाई स्किल डेवलपमेंट से रोजगार कैसे पैदा होगा। अगर पोल्ट्री सेक्टर में मुझे नहीं पता था इतनी डिमांड है, तो इसको तो हम अपने इंस्टीट्यूट्स पे, अपने फार्म्स पे PPP मोड पे कुछ सेंटर समझी खुलवा देंगे, क्योंकि सरकार तो चला नहीं सकती, लेकिन जमीन हम दे देंगे किसी तरह से कोई टाई अप करके। और अगर वाकई है क्या बेरोजगार होंगे, सही बता दियो, चूंकि डॉक्टर साहब का तो वो मामला वो रहे ना, दूसरा प्रोफेसरों का ये हाइपोथेटिकल वर्ड में ज्यादा रहे हैं, है इसमें स्कोप, इसको मतलब अगर कोई अच्छा सा स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खुल जाए तो नौकरियां मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, डिमांड है काफी है। नहीं ये तो ट्रेनिंग कर लिया कर देंगे, नौकरी तो तू दे देगा ना, ये बता दे तू मुझे। मेरी प्रॉब्लम नौकरी की है, ट्रेनिंग नहीं है। बात तो है ना कि उन्हें अब जितने भी स्किल के हो रहे सेंटर्स, मेरे इस फील्ड के नहीं और फील्ड के, अब वो स्किल के तो सेंटर खुल गए। अब इसमें शायद 75-80% की कंडीशन है सरकार की तरफ से, कितनों को रोजगार मिलेगा, तो उसके बाद जो स्किल चलाने वाला उसको उसकी फीस पूरी मिलेगी। तो मैं ज़्यादातर मैं देखता हूँ नहीं मिल पाती पूरी, कागजों पर तो दिखा देते हैं, लेकिन जेन्युइनली मैं ज़्यादातर देखता हूँ नहीं मिल पाती। तो मैं इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन है इस पर काम करने का बहुत ज़्यादा है। मैं व्यक्तिगत रूप से रुचि लूंगा स्किल के मामले में कि किस तरह से पोल्ट्री का स्किल, इसीलिए मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। एक दूसरा सबसे तीसरा मुद्दा जो सरदाना साहब ने कहा, ये एक बड़ा अजीब सा मामला है। जब ये बायोफ्यूल पॉलिसी बनी थी, मैं कृषि राज्य मंत्री था उस समय, 2015-16 के करीब की बात है। गडकरी जी इसके चेयरमैन थे और मैं इसका सदस्य था बायोफ्यूल पॉलिसी बनाने की शुरुआत। चूंकि मैं इस क्षेत्र से आता हूं जो गन्ने की बेल्ट है,
तो जब मैं मंत्री बना तो मैं काफ़ी इनिशिएटिव इस बात पर लिए, चूँकि हम चीनी ज़्यादा पैदा करते थे और खपत हमारी कम थी इस देश में, और पेमेंट किसान का हो नहीं पाता था। तो मेरा फोकस जब मैं मंत्री बना तो मैंने पता किया, भाई वाजपेयी जी की सरकार में इथेनॉल पॉलिसी हम लेकर आए थे। तो मैंने कहा कि कितना इथेनॉल पैदा होता है, तो मिक्सिंग है, तो मुझे बताया गया कि करीब 1 से 1.5% की मिक्सिंग मात्र इथेनॉल की है, और % की कंडीशन पहले 5% था, फिर 10% कर दिया गया था। तो उसका सबसे बड़ा कारण मुझे पता लगा कि जो ये ऑयल की कंपनियां हैं, ये कंपनियां टेंडर से इथेनॉल खरीदती हैं, और एक नेक्सस था बहुत बड़ा सरकार के, पोर्ट करेंगी, प्रोसेस करेंगी, रिफाइनरी जितनी बड़ी लग रही है, इथेनॉल की मिक्सिंग शुरू हो जाएगी 10%, तो 10% काम उनका कम हो जाएगा, और 10% का मतलब है वो लाखों करोड़ रुपए में। तो एक नेक्सस 10 साल तक चलता रहा, जिसने इथेनॉल पॉलिसी को जमीन पर नहीं आने दिया। जब 2014 में सरकार आई तो मैंने प्रधानमंत्री जी ने इस पे एक कमेटी बनाई, जिसमें मैं भी था, गडकरी जी भी थे, और उस समय हमने निर्णय लिया था कि हम इथेनॉल का रेट फिक्स करेंगे, जिससे टेंडर ना हो और मैंडेटरी होगा इथेनॉल लेना। अगर मैं देना चाहता हूं किसी भी ऑयल कंपनी को इथेनॉल लो तो वो लेंगे। तो उस समय फिर ये आया कि इथेनॉल पॉलिसी बायोफ्यूल पॉलिसीज पे बनाई जाए, और आपका दोषी मैं ही हूं सरदाना साहब। उस कमेटी का एकमात्र सदस्य मैं था जिसने कहा कि इथेनॉल को हम मक्का से, चावल से, सबसे बनाएंगे। उसका भी एक कारण था, सब मेरे अगेंस्ट थे। मेरे आज भी याद है, गडकरी जी थे उस मीटिंग में, रामविलास पासवान जी, मैं और 25-30 चौसा भर के भाई थे, IAS अफसर, और 30 के 30 कहने लगे जी फूड सिक्योरिटी खतरा हो जाएगा देश की। और एक तरफ से 100% लोग इस पक्ष में थे कि नहीं, ये नहीं जुड़ना चाहिए। उसी साल की बात बताऊं, मक्के के रेट 11 रुपए थे। मैं बिहार से आया था कुछ दिन पहले, और मक्का का रेट 11 रुपए थे। चूंकि हम जो 22 फसलों की MSP और एक फसल की FRP डिक्लेयर करते हैं, उनमें से मेजोरिटी भारत सरकार खरीद गेहूं की और चावल की करती, बाकी खरीद हम नहीं करते। हम स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ 1-2 स्टेट गवर्नमेंट तो खरीद कर लेती है, प्रतीकात्मक ज़्यादातर खरीद नहीं करती। तो MSP किसान को नहीं मिल पाती थी इन फसलों में। और चूंकि मैं किसान हूं मूल रूप से, तो मेरे मन में ये सवाल हमेशा रहा कि भाई किसान को MSP तक जाना चाहिए, सरकार को ऐसा प्रबंध करना चाहिए। और मुझे उस समय ये रास्ता दिखाई दिया। आपके भी याद होगा, पोल्ट्री वाले मेरे से ज़्यादा मक्का के बारे में जानते हो, 2014, 15, 16 मक्के की हालत क्या थी। तो उस समय बायोफ्यूल पॉलिसी में मैंने इसको डलवाया था, सबसे लड़का किला था, बहुत इस बात पर झगड़ा हुआ, मीटिंग पोस्टपोन हुई, लेकिन मैं मानना नहीं, और मैंने इसे जुड़वाया। चूंकि मेरा मकसद ऐसा नहीं था कि मेरा मकसद उस समय यह था कि नहीं, किसान को जब तक नहीं मिलेगा तो क्या फायदा साहब उस बात का, अगर हम किसान को मिनिमम भी ना दे पाए। तो उसमें मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, लेकिन मैं उस बात से भी सहमत था कि शायद ये बायोफ्यूल पॉलिसी, ये इथेनॉल प्लांट जो लगने शुरू हुए, इससे रेट तो बढ़े, आपने खुद का रेट बढ़ गए। तो मेरा मकसद आपके रेट बढ़वाना भी है और उनके रेट बढ़वाना भी है, दोनों जब ही मामला चलेगा। अगर आप अपना सोचते रहोगे तो नहीं चला। तो लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ पूरी तरह से कि हमें इस पे फीड एंड फॉडर पॉलिसी पे काम करने की आवश्यकता है। कोई ऐसा रास्ता नहीं, आपने अभी खुद ही कहा, आपने अपनी बात से अपनी बात ही कर दी कि गेहूं और चावल से ज्यादा बचत शायद मक्का में, लेकिन किसान वहां क्यों जाता है? क्योंकि मैं भी किसान हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ गन्ना क्यों बोता है किसान? हरियाणा और पंजाब का किसान चावल और गेहूं क्यों बोता है? एश्योर्ड परचेज है, हमें पहले से पता है कि मेरे उत्पाद को सरकार खरीदेगी, मेरा बॉन्ड है, मुझे पता मेरे गन्ने को सरकार इतने मिलेगी, मुझे इतने रुपए मिलेंगे। गेहूं वाले को पता है कि 30 क्विंटल गेहूं होगा, 30 क्विंटल गेहूं ले जाकर मंडी में तोल दूंगा, चावल भी तोल दूंगा, लेकिन मक्का और ये चीजें नहीं तोल सकता हूं। किसान सबसे कमजोर कड़ी है साहब, देश की सबसे कमजोर कड़ी है, मैं सच बताऊं आपको। यहां भी फार्मर बैठे हैं पोल्ट्री से जुड़े हुए, छोटे किसान भी हैं कुछ, वे इस बात को मेरी बेहतर समझते होंगे। उसे एश्योरेंस देना बहुत जरूरी है, उससे मौसम की मार भी है, उससे और दिक्कतें भी हैं। अगर आप उसे एश्योरेंस दे सकें, हम तो कोशिश करेंगे ही कि फीड एंड फॉडर पॉलिसी में मैं बल्कि जो साहब से डिस्कस कर लूँगा कि हमें कोई ऐसी कमेटी बनाए जो हमें इस पर एक बार गाइड करे, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हों, साइंटिस्ट भी हों, अफसर भी हों, जो हमें बताए कि इस पर हम काम करने की शुरुआत करेंगे। उससे मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप लोगों को भी आपस में ऐसा सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन, बीच में हम
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आए थे, वो किस कारणों से नहीं हो पाया। लेकिन बिना उसके भी कि किसानों को, अगर आप मेरे यहाँ हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे गाँव में आप आते हो और मेरा किसान कहता है भाई गन्ने में कितने रुपए बचते हैं एकड़ में, और मेरे गांव का किसान कहता है भाई 75,000 रुपये एकड़ बचते हैं, और आप उसके सामने कहते हो कि भाई नहीं चिंता मत करे, मैं तेरा सारा खरीदूंगा और तुझे 75 की जगह 1 लाख रुपए एकड़ बचेगा, अगर आप उसे कन्विंस कर दोगे तो किसान बदल जाएगा। लेकिन उसे एश्योरेंस तो चाहिए, उसे चाहिए हाँ भाई ये ले लगा मेरा माल, ऐसा ना हो कि कल बुआ तो दिया किसान चेंज कर देगा। अब मैं आपको बताऊं, हमने फोडर के ऊपर बहुत बात आती है, मैंने कई गांव में बात की अपने यहाँ कि चौधरी साहब ने एक स्कीम भी बना रखी कि भाई इससे अपना साइलेज बनेगा। मेरी कुछ किसानों से बात हुई, हमारे यहाँ मक्का की 3 फसल हो सकती है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। मेरी जब बात हुई तो पता लगा मक्का 1 साल में हम 3 फसल मक्का की ले सकते हैं, चूंकि पानी है, अच्छा वातावरण है। लोगों ने कहा भाई पहले तय कर ले, 3 फसल कौन खरीदेगा, बो देंगे। अगर 2 रुपए एक्स्ट्रा किसान को मिलेंगे, अब बात यह है कि हम कैसे इंसेंटिव दे, मंत्रालय दे, भारत सरकार दे, प्रदेश सरकार दे, हमारा इंसेंटिव और आपका एश्योरेंस, कमी नहीं होगी देश में। अजीब बात तो यह है, अभी मैं डॉक्टर शुक्ला की उस बात से सहमत नहीं हूं कि भाई इतनी प्रोटीन अवेलेबल है, इतनी अवेलेबल नहीं है। ये बैठे हैं, ये तो 1 साल में पोल्ट्री को दुगना कर देंगे, खाने वाले होने चाहिए इस देश में, दिक्कत नहीं है। कर दोगे नहीं कर दोगे आप लोग, एक ही जगह 2 फार्म खुल जाएंगे, भाई खाने वाले तो चाहिए। ये देश इस समय पे जो हालात हैं, कुछ फसलों को अगर छोड़ दो तो इस समय तो हम ओवर प्रोडक्शन से जूझ रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्या है कि मौसम की मार और जो बिचौलिए किसान को डिस्टर्ब करते हैं, नहीं तो किसान तो यहां इतना पैदा कर दे देश में, जो फसल आपको उसे एश्योरेंस मिल जा। लेकिन क्या है कि उसका फायदा उठाया जाता है। अभी पीछे से टमाटर 100 रुपए किलो, 15 दिन में टमाटर 1 रुपए किलो, मर गया कौन, किसान। तो ये कभी ये जो किसान के साथ अप एंड डाउन है, तो आप भी सोचो इस बात को कि आप इसमें, चूंकि आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, पीएफआई हो गया, बहुत बड़ा सेटअप है, आप लोग अच्छी अच्छी मीटिंग करते हो, आप लोग इकट्ठा हो, एक दूसरे से डिस्कस करते हो, तो इन मीटिंग में आप ये डिस्कशन भी करो ना कि हम किसान को अपने साथ कैसे जोड़ें। कौन सा ऐसा तरीका है कि सोयाबीन का किसान या मक्के का किसान आप लोगों से डायरेक्ट जुड़ जाए। सरकार की जो मर्जी चीज़ सरकार बीच में करेगी, आप उसे एश्योरेंस दोगे एज ए बॉडी, तो हम इस समस्या को हल, इथेनॉल भी बना सकते हैं और आपको भी दे सकते हैं। ये नहीं क्योंकि हम ये कहें कि भाई आपको सस्ता देना इसलिए इथेनॉल ना बनाओ, वो तो संभव नहीं, क्योंकि ये उसका भी अधिकार है बेचारेगा कि उसके पास भी चॉइस होनी चाहिए, आप या इथेनॉल। जब आप अकेले चॉइस थी तो 11 रुपये भी तो था ना, वो भी तो समस्या थी। तो दोनों नजरिया, दोनों तरफ से ही बात बनती है। एक तरफ से हाँ, एक मेरा बात आई थी छोटी सी, एक्सपोर्ट के ऊपर था कि क्या हम इसमें भी कोई कमेटी बनाएं, हम अपना एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा पाए किसी भी तरह से, हम अपना एक्सपोर्ट, और ये कौन सा ऐसा तरीका हो जो आपकी फ्लक्चुएशंस आती है जिसमें छोटा किसान मर जाता है बेचारा, ऐसा क्या हो कि ये फ्लक्चुएशंस थोड़ी सी कम हो। ये मेरी तरफ से आपसे निवेदन है, क्योंकि आपकी जो बात आई उन पर तो मैं काम करूँगा। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि छोटे, मैं तो गाँव का रहने वाला हूँ, और मैं ज़्यादातर बड़े फार्म के बजाय किसी भी 2 या 3 हज़ार के पोल्ट्री फार्मर के पास रुक जाता हूँ कई बार। अरे भाई मेरे यहाँ मुझे बंद दिखाई देते हैं कई पोल्ट्री फार्मर, छोटे छोटे 2,000, 3,000, 5,000 के। मैंने कहा पिछले साल तो मुर्गी थी, इस बार कहाँ गई, कहना जी घाटा हो गया। अब उसका तो 1 लोट घट गया, तो वेंकी जो रैली का तो कुछ बिगड़ने का नहीं, वो तो मर गया बेचारा 1 लोट में। तो ये जितना फ्लक्चुएशन है यो कैसे कम हो थोड़ा सा। और मैं इतना, अब और जितने सेक्टर्स एनिमल्स वेंडी से रिलेटेड इतने फ्लक्चुएशन कहाँ है। आप देखोगे दूध का रेट भी करीब करीब स्टेबल सा ही रहता है, आप देखोगे पिगरी का प्राइस भी स्टेबल सा रहता है, और प्राइस भी सारे, आप गोट का प्राइस देख लो पिछले कुछ साल से, अगर इस बढ़ने की स्पीड है तो ऐसे ही मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। ये आपका ही सेक्टर एनिमल हस्बेंड्री में जो सेक्टर ऐसे चलता है कि आज ये रेट, कल ये रेट, आज ये रेट। अब ये भी नहीं पता लग रहा मुझे, उस आदमी से मिलवा दो जो ऊपर नीचे करे, मैं उससे पूछ लूँ भाई ये क्यों कर रहा था ऊपर, कोई तो होगा। हम, मुझे इतना ज्ञान नहीं, मैं इकोनॉमिक्स का मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता इकोनॉमिक्स के बारे में,
तो ये दो चीज़ ऐसी थी कि एक्सपोर्ट के साथ साथ इस पर भी थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता कौन करेगा, खुद मेरे पे करना नहीं आता है काम, मैं बताऊँ कि मैं खुद करूँ, लेकिन मैं 2-3 काम है। एक्सपोर्ट पॉलिसी पे हम काम करेंगे, फीड एंड फॉर्डर पॉलिसी पे हम काम करेंगे, और जो भाई ने बताया किसी स्कीम में हम स्मॉल फार्मर को जोड़ने का प्रयास करेंगे। मुझे आपने 2-3 काम आज दे दिए, क्योंकि मैं सोचता पोल्ट्री में कोई काम ही नहीं बचा, अपने आप ही निभाते रहेंगे अपने आप लोगों का। तो आपने मुझे 2-3 काम करने के दिए, और हमारी अच्छी बात है कि हमारी पूरी टीम आज यहाँ मौजूद है। छोटी सी टीम है, नया मंत्रालय है, बहुत ज़्यादा वर्किंग है हमारे पास है नहीं, चूंकि 2019 में मंत्रालय बना। लेकिन ये परिवर्तन तो आप भी देख रहे होंगे, मंत्रालय बनने के बाद आपको भी ये मंत्रालय अपना सा लगने लगा होगा, निश्चित रूप से आपकी बात भी सुनी जाएगा। और यही हमारा काम है। अगर हम आपसे नहीं मिलेंगे तो बाकी तो काम चौथ साहब कर लेंगे, फिर मेरी जरूरत कहाँ है? मेरा तो काम ही आप लोगों से मिलना। मेरा तो काम इस सरकार में पिछले 9.5 साल में परिवर्तन ही एक आया है, जब से मोदी जी बने, कि जिसका जो काम है वो काम उस काम को करने लगा। मंत्री का काम दफ्तर में बैठना ही नहीं, दफ्तर में चौथ साहब का बैठना है। मंत्री का काम है आपसे बात सुनकर चौथ साहब को बात बतानी, भाई जमीन पर गड़बड़। गाइडलाइन बना सकते हैं, स्टेट को गाइडलाइन बना के दे सकते हैं, लेकिन स्टेट में फॉलो नहीं हुआ। तो जो फॉलो नहीं कर रहे भाई, मैं उनसे निवेदन करूंगा प्यार से फॉलो कर लो। नहीं पेज 5 ऐड नहीं तो हमारे पे भी हमें कहीं ना कहीं से ऐड देंगे पेज, फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत जो ज्यादा वो करेगा गड़बड़। देखो, क्योंकि सच बात यह है कि किसान की हित सर्वोपरि है, वो आप लोगों के लिए भी होना चाहिए, और किसान भी आगे बढ़े। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है साहब, इसकी तो कोई सीमा नहीं है कि कितना किसे कमाना है। ये तो अपने अपनी एक दिमाग का वो है कि भाई मुझे यहाँ तक संख्या है। एक स्टेज के बाद तो संख्या ही बढ़ती है। इतनी अच्छी जगह पर हम बैठे हैं गोवा में, इतने अच्छे होटल में, अब इससे ज़्यादा पैसे खर्च करते क्या करते, और थोड़े से महंगे बैठ जाते थोड़ा का चल के। तो एक मानसिक वो है, इससे का कुछ नहीं। लेकिन छोटा किसान इंटीग्रेशन में खुश रहे, बेहतर है। वो खुश नहीं है अभी। हमारी गाइडलाइन के बावजूद शायद मुझे लगता है उस सेक्टर में कुछ सुधार नहीं हुआ। मैं फिर पता कराऊंगा, मैं बीच में लॉस्ट हो गया था, मैं दोबारा उस पर देखूंगा, चूंकि मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है वो ही है इंटीग्रेशन, और छोटा किसान कैसे आगे बढ़ता रहे। छोटा किसान का है ना कि बड़े बड़े लोग बड़े बने और छोटा ज़्यादा नीचे रह जा, ये मेरी सोच नहीं है। आप सब लोगों ने यहाँ बुलाया, और विशेष रूप से गोवा में बुलाया। ये मेरा पसंदीदा शहर है। मैं पहली बार 1991 में मैं गोवा आया था, और 1991 के बाद 34 साल पहले, और शायद मैं हर साल किसी न किसी बहाने को, अगर ये कहीं और होती तो शायद मैं मिस भी कर देता। आजकल चुनाव नज़दीक है, और मेरी ड्यूटी भी छत्तीसगढ़ थी, मेरी छत्तीसगढ़ ड्यूटी लगी हुई थी जी उसमें यात्रा में। लेकिन गोवा कुछ PFI और कुछ गोवा के चक्कर में मैं आपके बीच आ गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। हम आपके लिए सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। थोड़ा सहयोग आप भी हमारा कीजिए, बस इतना ही निवेदन आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब खड़े होकर तालियां बजाएं सब। मंत्री जी ने इतनी बढ़िया बात कही हमारे लिए, बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर संजीव बालियान साहब का।